मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के मध्य। मूल अधिकार का मतलब होता है कि मूल अधिकार वे मूलभूत प्रकृति के अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए न केवल आवश्यक हैं बल्कि अपरिहार्य भी, अर्थात कभी समाप्त किए जा सकने वाले। स्रोत: भारत के मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, जहां उन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। फिर भी अमेरिका और भारत में इन अधिकारों को लागू करने में अंतर है। पहला कि भारत में मूल संविधान में शामिल किया गया है, जबकि अमेरिका में इन्हें विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया है। अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को संविधान में आत्यांतिक रूप से वर्णित किया गया है, अर्थात इन पर निबंधन के आधारों का वर्णन नहीं है। अतः अमेरिका में अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जबकि भारतीय संविधान में अधिकारों को वर्णन निबंधनों के साथ किया गया है। अमेरिका में कोई व्यक्ति मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मूल अधिकार केवल व्यक्तियों को दिए गए हैं, जबकि भारत में मूल अधिकार समूहों और संगठनों को भी दिए गए हैं। भाग 3 सामान्य मतलब राज्य। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, आर्टिकल 13 में विधियों के विषय में वर्णित किया गया है और 14 से 32 के मध्य 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अपवाद के रूप में आर्टिकल 31A, 31B, 31C और 33 और 34 है। क्रियान्वयन या परिवर्तन: आर्टिकल 35 मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को है, प्लस राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता। मतलब राज्य विधानमंडल मूल अधिकार के विषय में विधि नहीं बना सकता। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा: भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकारी, सभी मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध कराए गए हैं। आर्टिकल 13 विधियों के विषय में न्यायिक पूर्वावलोकन 13(2), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) के अनुसार कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों को कम करती हो, छीनती हो या समाप्त करता हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाएगी तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। इस प्रकार इस शक्ति का प्रयोग कर न्यायालय किसी कानून की असंवैधानिकता की जांच कर सकता है। आर्टिकल 13(3)(a) विधि की विस्तार पूर्वक व्याख्या: न्यायालय विधियों की जांच कर सकता है जिससे मूल अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए भाग 3 के उद्देश्य के लिए विधि की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है और सभी आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा को विधि माना जाएगा यदि वे विधि का बल रखते हैं तो। किंतु 13(4) के अनुसार संविधान संशोधन कानून नहीं है। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, किंतु इसके माध्यम से एक ओर संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार मिल गया और दूसरी ओर संविधान संशोधन पर न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समाप्त हो गई। न्यायालय ने संसद के इस असीमित अधिकार को रोकने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की। न्यायालय ने कहा कि वह संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, किंतु वह संविधान संशोधन की आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर जांच अवश्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन और आधारभूत ढांचे की अवधारणा एक ही उद्देश्य को पूरा करती है, अतः यह परस्पर पूरक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारबरी बनाम मेडिसन के मामले में प्रतिपादित की गई थी। आर्टिकल 13(1) संविधान से पूर्व कानून, अर्थात कोई कानून का कोई भाग फंडामेंटल राइट के विपरीत हो तो वो शून्य होगा, लागू नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि संविधान बनने से पहले का कोई कानून जो मूल अधिकारों की क्षति पहुंचाता है तो वह शून्य घोषित हो जाएगा। मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे मूल संविधान में, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान 1978 द्वारा फंडामेंटल राइट से हटाकर, और ये आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19A में लिखा हुआ था और इसे शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में, जहाँ इसे संवैधानिक अधिकार, अब यह एक विधिक अधिकार है। समता का अधिकार 14 से 18 के मध्य, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 के मध्य, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के मध्य,
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के मध्य, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, समता का अधिकार आर्टिकल 14। समता के अधिकार का अर्थ है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 समता का अधिकार। समता का अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है। आर्टिकल 14 के अनुसार भारत में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि की दृष्टि में सभी समान है। यह एक ब्रिटिश अवधारणा है। विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है कि एक समान परिस्थितियों में कानूनों का पालन एक जैसा होगा। यह एक अमेरिकी अवधारणा है। इस प्रकार भारत में समता का अधिकार अमेरिका और ब्रिटेन से व्यापक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जाने वाले निर्णयों ने इसे समय समय पर और व्यापक बना दिया है, जिसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला कि समता के अधिकार को लागू करने के लिए वर्गीकरण किया जा सकता है, किंतु यह युक्त तार्किक होना चाहिए। दूसरा है कि न्यायिक नियम आर्टिकल 14 में निहित है, और तीसरा है कि विधि का शासन आर्टिकल 14 में निहित है। कोई भी मनमाने या निरंकुश तरीके से की गई कार्रवाई समता का उल्लंघन करती है। इसे ईपीरोएप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में अपना प्रदर्शित किया गया। मानापन और समता परस्पर शत्रु है। नोट: समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 14, 16 और 29C के अंतर्गत एक संवैधानिक लक्ष्य है। न्याय का प्राकृतिक नियम। न्याय का प्राकृतिक नियम प्रकृति के द्वारा दिया गया निर्णय है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्यवाही निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया है। विधि का शासन यह एक आंग्ल संकल्पना है। ब्रिटिश विधि शास्त्री AB डायसी को विधि के शासन की संकल्पना का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वप्रथम विधि के शासन की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। डायसी के अनुसार विधि के शासन का अर्थ है कि विधि की सर्वोच्चता, अर्थात किसी को अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। मनमानेपन और निरंकुशता पर कठोर नियंत्रण होगा और सभी विधि के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। दूसरा कि विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून की नज़र में सभी समान होंगे। विधि के अंतर्गत किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा कि व्यक्ति के अधिकारों को विधियों पर प्राथमिकता, अर्थात अधिकारों का जन्म विधियों से पहले हुआ है और विधियां अधिकारों का परिणाम है। अधिकारों के उल्लंघन में कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। भारत में विधि का शासन। भारत में विधि के शासन की संकल्पना ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, किंतु उपर्युक्त तीनों तथ्यों में तीसरा तत्व भारत में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में पहले संविधान निर्मित किया गया और संविधान के अंतर्गत एवं उसके पश्चात लोगों को अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। यद्यपि भारत में भी अधिकारों के उल्लंघन में कानून नहीं बनाया गया जा सकता है, फिर भी भारत में अधिकारों को विधियों का परिणाम है। इसके बावजूद भी विधि का शासन भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। यह अनुच्छेद 14 में निहित और उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। मूल अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध। आर्टिकल 15(1) राज्य किसी नागरिक के साथ उपर्युक्त आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) निम्नलिखित स्थानों का उपयोग उपर्युक्त आधारों पर किसी शर्त, अयोग्यता आदि के अधीन नहीं होगा। दुकान, भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल और सड़कें, स्नान घाट, कुआं, तालाब और सार्वजनिक समागम के स्थल जो राज्य के अधीन है या लोक हित के लिए हैं या लोक उद्देश्य के लिए हैं। आर्टिकल 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई प्रावधान किया जा सकेगा और इसके उपयुक्त आधार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15(4) इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया। राज्य SC/ST सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई प्रावधान बना सकेगा और उसे उपयुक्त आधार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15(5) SC/ST, SC/BC निजी क्षेत्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। इसे 93 संशोधन द्वारा 2005 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 15(6) EWS को आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, नौकरियों में, अर्थात लोक नियोजन मतलब नौकरियों में।
आर्टिकल 16(1) सरकार या राज्य के अधीन नियुक्तों में सभी नागरिकों को समान अवसर होंगे। सरकार या राज्य के अधीन नियुक्तों में किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) संसद कानून बनाकर किसी राज्य के लिए निवास स्थान के आधार पर प्रावधान कर सकती है। संसद कानून बनाकर राज्य को देगी, स्वयं कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता। आर्टिकल 16(4) राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण दे सकेगा यदि उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। 77 संविधान संशोधन 1995 द्वारा आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसमें SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। और वहीं 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा आर्टिकल 16(4) भी जोड़ा जाएगा कि किसी वर्ष कोई पद आरक्षण से भरा जाना था किंतु भरा नहीं जा सका तो आगामी वर्ष किसी भी केवल वही इस बची हुई आरक्षित सीटों के लिए रिक्तियां निकाली जा सकेंगे और उसे आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का विचार नहीं होगा। आर्टिकल 16(5) यदि किसी सार्वजनिक पद पर किसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति अनिवार्य है तो किया जा सकेगा। इसे 16(a) 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 16(6) EWS को आरक्षण मैक्सिमम 10%। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत होगा, अर्थात इसका अर्थ है कि छुआछूत, जन्म, मृत्यु, बीमारी के आधार पर किसी के साथ व्यवहार, अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होगा। अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो उसे अपराध होगा और दंडनीय भी होगा। संसद कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है। 1955 में कानून बना, कानून का नाम बदलकर इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, सेना एवं विद्या को छोड़कर उपाधियों का अंत किया गया है। सेना का नागरिक किसी देश या राज्यों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जो व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं, के अनुमति बिना विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। जो राज्य के अधीन या लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं, वे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपहार नहीं ले सकते। विवाद या समीक्षा, आरक्षण समता का अनिवार्य अंग है। यह समता का अपवाद नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया कि आरक्षण समता का अपवाद नहीं है, यह समता का ही एक भाग है। विगत वर्षों में आरक्षण के प्रावधान और आरक्षण का मुद्दा विवादों में रहा है, जिसके समाधान के लिए तर्कसंगत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आरक्षण के प्रावधान लागू करने के पश्चात इसकी समीक्षा नहीं की गई है, इसलिए प्राय वांछित लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। चौथा है कि आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लंघन भी होता रहा है। जैसे न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी, किंतु तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया है। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, किंतु संसद ने न्यायालय के इस निर्णय को रद्द कर दिया और पारिवारिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह आरक्षण तार्किकता से परे है। पिछड़े वर्गों को अति पिछड़े में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए क्रीमी लेयर की संकल्पना लागू की गई, किंतु क्रीमी लेयर की सीमा तर्कसंगत नहीं, इसलिए उन में अति पिछड़े वर्गों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि इस संदर्भ में सुझाव देने के लिए रोहरी आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना लागू नहीं है, अतः वास्तविक रूप से पिछड़े हुए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने जर्नैल सिंह के मामले में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों जनजातियों में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। भारत में जाति को आरक्षण माना गया है, पर यह वर्गीकरण का आसान तरीका तो है, किंतु तर्कसंगत नहीं। इसने जातिगत कट्टरता और पहचान को और अधिक मजबूत बनाया, जो भेदभाव और विषमता को जन्म दे सकेगा। यह संविधान के मूल भावना के अनुरूप नहीं है। विगत वर्षों में निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की जाने लगी है। यह तर्क दिया जाता है कि सरकार के अधीन नौकरियां कम हो रही हैं और निजी क्षेत्र में नौकरियां बढ़ रही हैं, इसलिए समता और न्याय के लिए आरक्षण आवश्यक हो गया है, किंतु इसे उचित नहीं माना जाता।
क्षेत्र प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अतः आरक्षण निजी क्षेत्रों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा और भारत में विदेशी निवेश के प्रभाव को अवरुद्ध कर देगा। 10वां की राजनीतिक संकीर्णताओं ने आरक्षण को अधिक विवादित बनाया है। लोगों में जागरूकता के अभाव ने आरक्षण प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की, किंतु ये दर्शाता है कि उनकी सोच पिछड़ी हुई है। ऐसे मांगों से बाहर आना होगा और सकारात्मक चिंतन करना होगा।